स्पीड, वेलोसिटी। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है, वेलोसिटी कहा जाता है। v बराबर डेल्टा डी अपॉन टी। डेल्टा डी क्या हो गया? विस्थापन में परिवर्तन, और टी आपका समय, वेग, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर होल्ड अ फास्ट अप्रोचिंग बॉल बाई पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड्स? क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था और उसका आंसर गलत हो गया था, इसलिए क्वेश्चन मैंने दोबारा रखा और इसका सही आंसर आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। दूसरा ऑप्शन है आपका बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है। तीसरा ऑप्शन है आपका कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, और चौथा ऑप्शन है आपका कि हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, ऐसा इसलिए कि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर लाइट? प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? 4 कथन यहाँ पे लिखे हैं, जो लाइट के लिए एक गलत कथन लिखा हुआ है। तो पहला कथन आपका वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, वह निर्वात में से गुजर सकता है। अगला क्वेश्चन है वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के लिए कौन सा कथन गलत है? कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी है कि वह निर्वात में से गुजर सकता है और नहीं गुजर सकता है, 2 में एक सही है। तो जो प्रकाश होता है आपका निर्वात में गुजर सकता है, तो हमको बताना है कि इसमें से गलत कौन सा लिखा है। तो लिखा ये है कि वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट विल। कहा गया कि जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशता सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है। सघन माध्यम में जो आपकी प्रकाश होती है उसकी स्पीड होती है वो स्लो होती है, और विरल माध्यम में जो लाइट है उसकी स्पीड फास्ट होती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो अविचलित रहती है, नॉर्मल की ओर मुड़ती है, फिर नॉर्मल से दूर मुड़ती है। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में एक करेक्ट आंसर है, बताइए। तो राइट आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, नॉर्मल से दूर मुड़ती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है व्हाट शुड द फिशरमैन डू टू ट्राई टू किल द फिश ऑन द बैंक्स ऑफ द पॉन्ड विथ अ स्पीयर? कहा गया कि मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना चाहिए? बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है मछली के नीचे ध्यान लगाना चाहिए, सीधे मछली पर ध्यान लगाना चाहिए, मछली के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने के लिए क्या करना चाहिए? मछली के थोड़ा नीचे ध्यान लगाना चाहिए, जो ए नंबर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है द लाइटनिंग ग्लो इज सीन बिफोर इट्स थंडर इज हियर्ड बिकॉज। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्यों? जो लाइटनिंग होती है उसकी जो चमक है गर्जन सुनाई देने से पहले आपको दिख जाता है, इसके बाद सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? तड़ित गर्जन से अधिक निकट होती है, या फिर प्रकाश निर्वात के जरिए गुजर सकता है, या फिर प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। तीसरा ऑप्शन। चौथा है कि ध्वनि की गति प्रकाश की गति से अधिक होती है। तो जो लाइटनिंग है उसकी चमक आपको पहले दिखाई देती है और सुनाई बाद में देती है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन आ स्ट्रेट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन कॉन्वेक्स मिरर विल रिफ्लेक्ट ऑलवेज। कहा गया कि एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा हमेशा? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा, वास्तविक सीधा और वस्तु से छोटा। तो याद रखिएगा एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप रट लो, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। 8th नंबर क्वेश्चन है
इफ़ द लेंस हैज़ द कैपेसिटी ऑफ -2 डायोप्टर, ये जो डी है ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, डायोप्टर। द फोकस डिस्टेंस विल, लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो जो फोकल दूरी है, फोकस दूरी है वो पूछी गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फोकल दूरी होता है। यहाँ पे आपसे फोकल दूरी पूछा गया है तो F बराबर 1/P। 1/P की वैल्यू आपके पास दी है -2 डायोप्टर, कितना हो जाएगा -0.5 फोकल दूरी है तो मीटर में, -0.5 मीटर, जो डी नंबर है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन है। इन द आई विथ फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष वाली आँख में, 4 ऑप्शन लिखे कि दूर दृष्टि वाली आँख में ऑप्शन है। रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा है प्रकाश किरणें गर्त में अभिसारित होती हैं। तीसरा है कॉर्निया खराब हो जाती है दूर दृष्टि दोष में। चौथा है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती हैं। तो याद रखिएगा दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे जो किरणें हैं वो, जो प्रकाश की किरणें वो अभिसारित होती हैं, डी नंबर करेक्ट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया कंसिस्ट ऑफ, मायोपिया में होता है ये पूछा गया आपके पास। 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, 4 ऑप्शन है। निकट की नहीं दिखाई पड़ना वस्तु, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, या फिर लाल रंग की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मायोपिया का मतलब समझिए पहले। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें आपको क्लियर दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं जो है वो आपको मायोपिया फिर निकट दृष्टि दोष में नहीं दिखाई देती है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन दिख रहा होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th है। क्वेश्चन नंबर 11th है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ मीडियम इंक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज, किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का जो वेग है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या फिर अपवर्तित रहता है, या फिर तेजी से घटता है। तो एक बात आपको बता रहा हूँ, किसी भी माध्यम में ताप को आप बढ़ाओ घटाओ कुछ भी करो, प्रकाश के वेग पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है अपवर्तित रहेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th, द रीजन फॉर बिकमिंग मिराज इज, मिराज मतलब मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है। मृग तृष्णा मतलब समझते होंगे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो दूर आपको जैसे दिख रहा है कि जैसे पानी है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे पानी नहीं होता है, तो ये इसको मृग तृष्णा कहते हैं। और ये किस वजह से होता है, किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन आपके पास, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, या फिर अपवर्तन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 13 नंबर क्वेश्चन है, एंडोस्कोपी से रिलेटेड लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था। तो एंडोस्कोपी इज अ टेक्निक टू एग्जामिन द स्टोमक एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन विच फिनोमिनन, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। 4 ऑप्शन है आपके पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, या फिर ध्रुवण। तो ये किस घटना पर आधारित है, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज, आँख के रेटिना पर बना बिंब या प्रतिबिंब या इमेज कहें तो आँख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब है वो होता है, कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, सीधा खड़ा और वास्तविक होता है, आभासी और सीधा खड़ा, बड़ा हुआ और वास्तविक। राइट आंसर इसका हो जाएगा, आँख के रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैमरा पार्ट इज सिमिलर टू द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई, निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है। लेंस, फिल्म, अपर्चर, या फिर शटर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर, फिल्म। 16th नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ क्लियर विजन फॉर द नॉर्मल आई इज,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। 17th नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन आपके पास ट्रांसफार्मर, मोटर, विद्युत मापी या फिर जनरेटर। तो जो जनरेटर है आपका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे ही आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है, डी नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायोड, ये क्वेश्चन हमने महा पीडीएफ से निकाला हुआ है। महा पीडीएफ के ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन इसमें डाल दिए थे मैंने। तो अ डायोड इज अ डिवाइस दैट अलाउ अ करंट। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को, 4 ऑप्शन है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशाओं में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, डायोड का काम होता है कि करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है, करेक्ट आंसर। 19th नंबर क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड। कहा गया कि निम्न यंत्र में से विद्युत धारा का मापन करते हैं। किस यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, कंप्यूटर या फिर अमीटर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर से, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है? शक्ति का, विभवांतर का, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का या फिर ऊर्जा का। तो देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये आपका ऊर्जा का ही एक मात्रक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻19 जूल, ये आपकी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी ऊर्जा होती है और ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, अब फ्यूज़ वायर इज़ यूज्ड फॉर। एक फ्यूज़ तार का जो प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है? सिंपल, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, आपको आंसर पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है कि हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना। दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। तीसरा ऑप्शन है किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्यूज़ तार का आपको पता है, फ्यूज़ तार का यूज़ किस लिए किया जाता है? अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड। ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है? आपको पता है एसी वोल्ट को अपचयन या उपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर का यूज़ एज अ फ्यूज़ के रूप में किया जाता है, धारा को फिल्टर करने के लिए, फिर वोल्टेज को चेंज करने के लिए, या फिर धारा को प्रवाहित करने के लिए। तो एसी करंट को अपचयन या उपचयन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज को चेंज करने में। तो यही आपका ऑप्शन जो सी नंबर है वो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। विद्युत विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो क्या है? कूलाम्ब है, वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है। तो विद्युत विभवांतर जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी वोल्ट, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर। देखिए, एक अर्धचालक है, उसको गर्म करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थिर रहेगा या फिर घटेगा या फिर बढ़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अर्धचालक है, अगर अर्धचालक की जगह हम सिर्फ चालक की बात करें तो ये भी पूछ लिया जाता है किसी चालक को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध है। तो किसी भी चालक को अगर गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। सेम उसका जस्ट अपोजिट कंडीशन है, जो अर्धचालक है अगर उसको आप गर्म करोगे तो उसका जो प्रतिरोध है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो घटेगा। तो 24 का बी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डिक्रीजेस, घटता है, बी।